हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज सीरो सर्वे से रिलेटेड है। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे करवाया और ये सीरो सर्वे का थर्ड फेज है। इसमें डिक्लेयर किया गया है कि हमारे इंडिया में 5 इंडियंस में से एक जो इंडियन है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पीड़ित हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर और भी डाटा आए हैं और उसमें ये बताया गया है कि अगस्त से अब तक ये बात की जाए तो जो पीड़ितों की जो संख्या है कोविड-19 की वजह से वो 3 गुना बढ़ चुकी थी और मई से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 30 गुना 30 फोल्ड इंक्रीज हो गया था। इसके अलावा ये बोला गया है कि 21.7% जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो कोविड-19 है उसकी वजह से इफेक्टेड हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ डाटा दे रखे हैं, जेंडर बेस्ड डाटा दे रखे हैं। फीमेल में 22.7 एक्सपोजर देखने को मिला, मेल में 20.3 एक्सपोजर देखने को मिला। अब देखो ये आईसीएमआर ने ये डाटा कलेक्ट करवाए हैं और ये सीरो सर्वे करवाया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है और हाईएस्ट बायोमेडिकल रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उसी समय 1911 में आईआरएफए के नाम से इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और आईसीएमआर इसका नाम कर दिया गया। आईसीएमआर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो 1 फरवरी को हमारे इंडिया का बजट आया और उस बजट में डिक्लेयर किया गया है कि ईपीएफ अकाउंट जिनके ऊपर पहले टैक्स लागू नहीं होता था उनके ऊपर अब टैक्स लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनमें हद से ज्यादा जो बहुत मैक्सिमम मनी उनमें रखा गया है। सबसे बड़ा जो ईपीएफ बैलेंस है जिसमें उसमें 103 करोड़ उस अकाउंट में रुपए हैं। नेक्स्ट जो 2 अदर्स उसको फॉलो करते हैं उनमें 86 करोड़ हैं और टॉप 20 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर टॉप 20 अकाउंट की बात की जाए ईपीएफ अकाउंट की तो उनमें 825 करोड़ रुपए हैं। टॉप 100 की बात की जाए तो 2000 करोड़ रुपए हैं और ये टैक्स फ्री हैं। तो अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अगर पर एनम 2.5 लाख से ज्यादा 2.50 लाख से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट में रुपए जमा करवाए जाएंगे तो उनके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाएगा। देखो, पूरी जो हमारी मतलब पॉपुलेशन की अगर बात की जा रही है, टोटल जो अकाउंट है ईपीएफ अकाउंट 4.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट जो हैं उनमें से 1.23 लाख जो अकाउंट हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और वो लगभग एक साल में उन्होंने 2018-19 के यहाँ पर डाटा दिए गए हैं कि लगभग एक साल में 1.23 लाख जो लोग हैं उन्होंने 62,500 करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में जमा करवा दिए थे और ये टैक्स फ्री थे। इनकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लगाम कसने की कोशिश की है कि जो भी 2.5 लाख पर एनम से ज्यादा रुपए इसमें जमा करवाएंगे उसको उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो देखो, ये नई जो अनाउंसमेंट हुई है ना वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को एक तरीके से न्यूट्रिशन देगी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इक्वलिटी अलग होती है और इक्विटी अलग होती है। इक्वलिटी में क्या होता है? इक्वलिटी में आप लोगों का जो आधारभूत देखे बिना सबको समान तरीके से संसाधन उपलब्ध करवा दोगे, लेकिन इक्विटी में आप लोगों की स्थिति देखते हो, कंडीशन देखते हो कि किसको कितनी इक्वलिटी की जरूरत है। समझ में आया? इक्वलिटी अलग है और इक्विटी अलग है। मान लो 3 हाइट अलग अलग हाइट के लोग हैं। अब इक्वलिटी की जब आप बात करोगे, एक सबसे लंबा आदमी है, एक मीडियम हाइट का है और एक सबसे छोटा। अगर आप इक्वलिटी की बात करोगे तो तीनों को, आपको कोई मतलब नहीं है हाइट से, आप तीनों को बराबर, आपके समाज में तो, आपके समझ में तो इक्वलिटी है ना, आप तीनों को बराबर नीचे, मान लो आपको कोई फाउंडेशन क्रिएट करवाना है तो आप उनकी हाइट को देखे बिना एक बराबर तीनों को फाउंडेशन
प्रदान कर दोगे। लेकिन इक्विटी की जब आप बात आती है तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो सबसे छोटी हाइट का जो पर्सन है उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए सबसे बड़े हाइट के बराबर। तो क्या करोगे आप, जो सबसे बड़ी हाइट का जो पर्सन है उसको आप जो फाउंडेशन दे रहे हो वो कम हाइट का दोगे, मीडियम साइज वाले को नीचे जो फाउंडेशन दे रहे हो वो थोड़ी ऊंची हाइट का दोगे, और जो सबसे छोटी हाइट का जो पर्सन है उसको और ऊंची हाइट का फाउंडेशन दोगे, ताकि तीनों जो पर्सन है वो एक इक्वल लेवल में खड़े हो सके। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब आप उनकी कंडीशन को देख करके उनको जो एक फाउंडेशन जो प्रोवाइड करवा रहे हो वो उनकी जो मतलब उनके जो बेसिक है ना उनको ध्यान में रख करके जब आप किसी को इक्वलिटी प्रोवाइड करते हो तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स ने फार्मर 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी को फार्मर्स परेड करने वाले थे। तो दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि जो भी इंसिडेंट हुआ 26 जनवरी को फार्मर प्रोटेस्ट ट्रैक्टर रैली परेड के दौरान, तो दिल्ली पुलिस ने बोला है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी इसमें, और 300 से ज्यादा जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे वो इसमें यूज किए गए इस परेड के दौरान, ताकि जो भी हेटफुल कंटेंट है उनको फैलाया जा सके और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो अब दिल्ली पुलिस ने बोला है कि इसकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो NSUI से रिलेटेड है। NSUI फंड्स क्रिएट करेगी ताकि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसको प्रोवाइड किया जा सके। देखो ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ऐसा बोला जाता है कि वो बीजेपी के विश के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें नतीजा आया था कि वहां पर राम मंदिर क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। NSUI ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, क्योंकि NSUI ये बोल रही है कि जो उसमें पैसा जा रहा है ना राम मंदिर क्रिएशन में, वो पैसा बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के लोगों से लिया जा रहा है। तो NSUI भी पैसा मनी इकट्ठा करेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी सबको कि जो छोटा अमाउंट होता है वो भी काफी होता है किसी भी चीज के फाउंडेशन रखने में, अगर आप हेल्प करते हो तो। अब देखो ये तो पॉलिटिक्स की बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है NSUI को हम देख लेते हैं। NSUI इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है उसको बोलते हैं। मतलब स्टूडेंट्स अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके मेंबर्स सदस्य के रूप में बनना चाहते हैं तो वो सर्वप्रथम NSUI के क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। ये 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये NSUI टर्म के बारे में थोड़ा सा हमने पता किया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके असेसिनेशन में AG पेरारीविलन उन्होंने तमिलनाडु का जो गवर्नर है उनके पास में मर्सी पिटीशन दायर कर रखी थी। और जो अब तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, उन्होंने बोल दिया है कि असेसिनेशन जो किया था राजीव गांधी का, उसके जो कन्विक्ट हैं AG पेरारीविलन, उसको रिलीज करने के, उनको फ्रीडम देने की पावर मैं ये मानता हूं कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास में ज्यादा पावर है। तो अब मर्सी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 72, और गवर्नर के पास भी ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां देखियो, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने ये बोला है कि हमारे यहाँ पर इंडिया के आसपास में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में और वेस्ट एशिया रीजन में, एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि जो हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस, उसको एक्सपोर्ट करने में रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, फार्मर प्रोटेस्ट रेगुलर चल रहा है और उसके लेकर के हमारा जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन चल रहा है ना, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में रेगुलर डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से जो लोकसभा है उसको बार बार
कुछ समय के लिए स्थगन किया जा रहा है, एडजर्न बार बार किया जा रहा है, क्योंकि जो उनकी कार्यविधि है ना वो ढंग से एक रेगुलर तरीके से, एक स्मूथली तरीके से जो प्रोसीजर है वो नहीं चल पा रहा है। देखो, एडजर्न करने की जो पावर होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। किसी भी जो जैसे लोकसभा है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास पावर होती है कि वो एडजर्न कर सकता है। एडजर्न का मतलब ये नहीं है कि उस सेशन को ही बंद कर दिया गया, सेशन को बंद नहीं किया जाता है। जो भी जैसे लोकसभा में जो कार्य प्रोसीजर है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है तो उसको कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, फार्मर्स यूनियंस ने आरोप लगाए हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन जब ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही थी और वो एक तरीके से रिवॉर्ड्स क्रिएट हुए, उस समय में हमारे यहाँ पर 21 जो प्रोटेस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो गायब हो गए हैं और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो राजपथ रिवम्प गेट रोलिंग। देखो, ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका सेकंड पार्ट है। पिछले महीने जो हमारा पार्लियामेंट का रिनोवेशन करने का जो काम है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और अब राजपथ को भी दोबारा तरीके से शुरू किया जाएगा, दोबारा तरीके से बनाया जा रहा है। वहां पर जो राजपथ वाला एरिया है वहां पर बहुत सारी परेशानियां थी। देखो, राजपथ वाले एरिया पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए वहां पे, जैसे टॉयलेट्स की व्यवस्था और उसके अलावा पानी की व्यवस्था, वो नहीं है। तो ये जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है इसके तहत वहां पर ये जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और जो ग्रीन एरिया है उसको भी, ग्रीन कवर को भी 3.5 लाख स्क्वायर मीटर से 3.9 लाख स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। वहां पर इन सब चीजों को, ये जो ग्रीन कवर है उसको रेगुलर बैलेंस करने के लिए न्यू इरिगेशन सिस्टम को भी अप्लाई किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट, मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक इंफॉर्मेशन दी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अभी तक 1.75 करोड़ जो वीमेन हैं उनको सुविधाएं मिल चुकी हैं, वो एलिजिबल हो चुकी हैं, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में बताया है। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? देखो, ये 31 दिसंबर 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था और उसके तहत जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर लैक्टेटिंग वीमेन है उसको 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में रुपए दिए जाते हैं, ताकि मान लो कोई वीमेन एक तरीके से जॉब कर रही थी और जॉब करने, प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपनी जॉब को रेगुलर नहीं कर पाती है, तो अगर जॉब नहीं करेंगी और उनको जरूरत थी उनके घर में उस जॉब को करने की, तो उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी आएगी ना, उसी को बांटने के लिए, उसी को कम करने के लिए जो हमारे पीएम हैं उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। 5,000 रुपए दिए जाएंगे महिला को और 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, ताकि उन रुपए को यूज कर सके वो खुद को, स्वयं को न्यूट्रिशन देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है फॉरेन पेज से है। देखो, WHO की जो टीम है वो चाइना पहुंच चुकी है और चाइना में उन्होंने कोशिश की कि कोविड-19 पेंडेमिक का कैसे आउटब्रेक हुआ और कहां से हुआ। तो WHO की टीम जब वुहान की लैब में उसने विजिट किया तो उन्होंने अपने जो भी डाटा है, जो भी चीजें हैं उन्होंने बाहर रखी और उन्होंने ये बोला है कि चाइना ने एक तरीके से अच्छे से उनका सपोर्ट किया हर चीज को जानने के लिए। WHO जो है उस टर्म को हम देख लेते हैं। देखो, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को इसको फाउंडेशन इसका रखा गया था। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल जो हेल्थ डे है उसको 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और WHO जो है वो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो नाटो से रिलेटेड है। नाटो ने तालिबान से अर्ज किया है कि आप वायलेंस को, अफगानिस्तान में जो आप वायलेंस क्रिएट आपने कर रखा है उसको आप एंड करने की कोशिश करो, उसको आप बंद करो।
अब हम नाटो को देख लेते हैं। देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज्यादा सदस्य देश हैं। ये जो सदस्य देश हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अब ये क्यों किया गया था नाटो में? इसमें ये किया गया था कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, मान लो एक देश के खिलाफ में किसी और देशों ने, ये जो 30 देश है ना, उनमें से नहीं, बाहर से किसी देश ने किसी एक देश में के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो वो 30 के 30 देश ये मानेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। मतलब एक तरीके से ये मिलिट्री अलायंस है कि एक देश की सिक्योरिटी के ऊपर अगर कुछ आंच आती है तो सारे के सारे देश ये मानेंगे कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है और वो एक साथ मिलकर के उस देश की सिक्योरिटी को बचाव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो स्पोर्ट्स पेज से है। देखो, इंडिया और इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उनके बीच में टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। 4 मैचों की ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। देखो, 2019 में आईसीसी ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2021 जून में इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का मैदान है उसमें इसका फाइनल होने वाला है और 2021 के जून में उसमें न्यूजीलैंड टीम पहले ही पहुंच चुके हैं फाइनल में। अब इंडिया और इंग्लैंड में से जो टीम जीतेगी इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज को, वो फाइनल में खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये वर्ल्ड टेस्ट सीरीज है और हालांकि इसमें और भी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो सकता था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का जो नया म्यूटेशन देखने को मिला है उसको देख करके वहां पर अपना जो टूर है उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने न्यूज डिस्कस की। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है। देखो, 4 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट हुआ था। 4 फरवरी 1922 को हिस्ट्री का इंसिडेंट है जिसको चोरी चोरा इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान का जो हमारा यूपी है वो उस समय में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1922 की बात हो रही है, मतलब हम अंग्रेजों के अधीन थे। क्या हो रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उस समय में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन प्रोटेस्ट के दौरान ही जो पुलिस है, उस समय जो अंग्रेजों के अधीन जो पुलिस थी, उन्होंने उन लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दिया जिससे उसमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अब उसी इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए बाद में जो कुछ प्रोटेस्टर हैं उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जिसमें बहुत सारे पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। गांधी जी नॉन वायलेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। इसी वजह से बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। अब 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था, चोरी चोरा कांड जो हुआ था। तो इसी की वजह से कल जो हमारे पीएम है उन्होंने बोला है कि इसकी जो सेंटेनरी एक तरीके से सेलिब्रेशन होने वाला है। 100वें साल में ये इंसिडेंट प्रवेश कर चुका है। तो जो भी व्यक्ति इससे संबंध रखते थे उनके जो वंशज है अब उनको एक तरीके से ऑनरेबल उनका रेस्पेक्ट किया जाएगा। तो चोरी चोरा जो कांड है वो, देखो, जब भी कोई इंसिडेंट 50वें साल, 70वें साल, 75वें साल, 100वें साल, 200वें साल में प्रवेश करता है तो समझ लो यूपीएससी के हिसाब से वो टर्म्स काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था, मैस्कर हुआ था, उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि कैसे कौन लीड कर रहा था, कहां पर हुआ था। देखो, यूनाइटेड नेशन प्रोविंस जो था उसका गोरखपुर जो क्षेत्र था उसमें ये कांड हुआ था और चोरी चोरा एक जगह का नाम है जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था और बाद में पुलिस ने उनको दबाने के लिए ओपन फायर कर दिया था। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।